जय हिंद। कैसे हो? देखो, इसके जो हम अभी तक जो पढ़े हैं, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो क्या है? बहुपद। लेकिन कोरोना की वजह से इस साल आपका 30% सिलेबस हटा दिया गया था, ये आपको पता होगा। तो उस सिलेबस में ये जो बहुपद वाला जो चैप्टर है ना, इसको भी हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर है हटा दिया गया है, ठीक है। तो हमको बहुपद वाला पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम सीधे किस पे चलते हैं? अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पे, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लो। देखो, चर क्या होता है ये तो आपको पता होगा, जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान समीकरण को हल करने के बाद पता चले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो चर होता है। ये बिल्कुल सटीक डिफिनीशन नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटा समझने के लिए बस ये समझ लो कि क्या कोई भी ऐसा संख्या जो जिसके एक फिक्स वैल्यू ना हो, उसका वैल्यू कुछ अलग भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? वो चर कहलाता है। जैसे जिस x होता है, y होता है, z होता है, a होता है, b होता है, ये जो होता है ये सब क्या होते हैं? ये चर होते हैं, ठीक है। और अचर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो जिनका मान एकदम फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 1 है, 7 है, 4 है, ये सब क्या है? ये सब अचर राशियां। अचर, चर मतलब क्या होता है? भैंस होता है ना, घूम घूम के चरती है सब। तो चरने का मतलब क्या हुआ? इनका मान फिक्स नहीं होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही होता है, इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का, पहले ये समझो रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है भाई। पहले जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये तो समझ लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दो चर वाले, चर आप समझ गए, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें जो चर राशियां हैं उनका जो अधिकतम घात है वो कितना है? वो 1 है। उसको क्या कहते हैं? उनको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, ठीक है। ये किस प्रकार का समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका भी मैक्सिमम घात 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इस समीकरण में मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। इसमें 3 चर है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये कौन सा, क्या रैखिक समीकरण है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें यक्ष का जो घात है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण कब होता? जब यक्ष का घात यहां भी 1 हो जाता, तो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर ये, एक चर ये, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसलिए क्या है? ये रैखिक समीकरण है। और दो चर हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 6 प्लस 4x बराबर 0, अगर तो इस टाइप का कोई संख्या हो, इस टाइप का कोई समीकरण हो, यहां भी x का एक घात, यहां भी x का एक घात, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण की, इसका x का मान निकालने के लिए कितने समीकरण की जरूरत होगी? सिर्फ एक समीकरण की जरूरत होगी, इसी से इसका हल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसी का हल निकालना तो क्या करें? 5 4 9x, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0, 9x बराबर क्या हो जाएगा? 6 को इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -6/9, यही x का मान निकल गया, ठीक है। लेकिन जितने चर होंगे उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, अगर तो दो चर वाले रैखिक, जैसे इस चैप्टर में क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है, यही समीकरण है आपका x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक समीकरण दे दिया जाए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप x और y दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें करना यह पड़ेगा कि जो x और y का जो मान है, मतलब ये जो समीकरण है, x और y का एक और समीकरण दे। अच्छा, केवल x का समीकरण हो चाहे केवल y का समीकरण हो, कहने का मतलब है दो समीकरण चाहिए हमको। एक और समीकरण मान लीजिए हम दे देते हैं x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दो हमारे पास समीकरण आ गए, ठीक है। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे इसमें क्या होगा,
यही हम क्या करना है, हमको आगे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ग्राफ पे इसको दिखाना। ग्राफ पे दिखाएंगे कैसे, चलिए पहले वो भी समझ लेते हैं कि आखिर इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना देते हैं अलग से, ताकि आप किसी रैखिक समीकरण को ग्राफ पे दिखाना सीख जाइए। ठीक है, इस वीडियो से पहले आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या होता है एक ग्राफ पे दिखाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, उसमें हम पूरा कंप्लीट समझा देंगे। तो यहां हम सीधे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अपलोड करने से पहले हम वो वाला वीडियो अपलोड कर चुके होंगे, तो आप लोग वहां देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्नावली 3.1 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहां देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफताब जो है अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 3 गुना उम्र के था। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे कई बार बुढ़ऊ लोग कह देते, अरे जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतने दिन से तो हम हई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये भाई साहब कह रहे हैं, आफताब भाई कह रहे हैं क्या, अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसको सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हम सॉल्व करना भी बताएंगे, आगे आएगा तो उसमें सॉल्व करना भी सीख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज होता है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो लड़के क्या करते हैं, उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वो होता है ना जो समीकरण बनाना बीजगणित वाला, वही लड़के बनाने में बहुत कठिनाई होता है। लेकिन देखिए हम इसको बड़े आराम से आपको उसका सब हम सिखाते हैं। देखो कैसे कह रहा है, इसका देखो, इसका यही एक ट्रिक है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक कंडीशन पढ़ते जाओ, इस कंडीशन को यहां पे लिखते जाओ, आराम से देखो समीकरण बन जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है पहला लाइन देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है क्या, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले मान लेते हैं, माना आफताब की उम्र बराबर यक्स और पुत्री की उम्र बराबर वाई। ये वर्तमान उम्र की बात की जाइए, यहां पे हम लिख दीजिए कि वर्तमान, यहां भी लिख दीजिए वर्तमान। ठीक है, देखिए मान लीजिए आफताब का वर्तमान उम्र कितना है, यक्स वर्ष है, और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है, वाई वर्ष है। ठीक है, यहां वर्ष भी हम लिख देते हैं भैया। अब देखो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 7 साल पहले, एक बात बताओ, 7 साल पहले आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी यक्स साल है तो 7 साल पहले यक्स में से 7 घटा देते हैं। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र बराबर कितना, यक्स में से 7 घटा दीजिए, और पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, बराबर वाई में से 7 को घटा दीजिए। ठीक है, अब 7 साल पहले इन लोगों की क्या आयु थी ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था, यानी कि यदि एक तरफ यक्स माइनस 7 लिख दिया जाए और एक तरफ वाई माइनस 7 लिख दिया जाए, ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए, क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि भाई अगर तो इसको हम बराबर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब तो हम ये कह रहे हैं ना कि इस टाइम पे 7 साल पहले दोनों की उम्र बराबर थी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कह रहा है कि पिताजी जो थे यानी यक्स माइनस 7 आफताब भाई जो थे ये इनसे 7 गुना ज्यादा थे। तो एक काम करते हैं, ये जितना ज्यादा थे ना इसको भी हम 7 गुना कर देते हैं, गुणे 7। ठीक है, जबरदस्ती ये जो उसकी पुत्री थी ना इसके भी आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे। अब पिताजी ऑलरेडी 7 गुना ज्यादा है ये हैं। ठीक है, इसमें भी हम 7 से गुणा कर दे, अब ये दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बता रहे हैं इनके मान लीजिए उम्र 28 साल है। ठीक है, और इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र मान लीजिए 7 गुनी है तो 4 साल है। ठीक है, मान लेते हैं
7 साल पहले इनकी उम्र 28 साल थी, इनकी उम्र 4 साल थी। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसके बीच में बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कब लिखेंगे? जब भाई जो छोटा है ये जितना बड़े हैं उतना इसमें भी गुणा कर दिया है, इसमें भी गुणे 7 कर दिया, तो अब बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वही काम हम हैजा किए हैं। देखो x-7 और y-7 है, पिताजी की उम्र 7 साल पहले की है, पुत्री की उम्र 7 साल पहले की है। ये ऑलरेडी 7 साल बड़े हैं। x का मान अभी नहीं पता है, लेकिन जब मान पता होगा तो उसमें, और x और y का जब मान पता होगा और इसमें रखेंगे तो ये इसके 7 गुना ये ज्यादा हो जाएगा। हम इसमें भी 7 से गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यहां से देखिए इन दोनों कंडीशन को जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x-7 ही रह जाएगा बराबर, 7 से गुणा कर दीजिए तो 7y-49। ठीक है, अब इसको एक तरफ सबको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x-7y, देखिए -7 है और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 49 बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा, x-7y, 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, = 0। आपका एक समीकरण बन गया। देखिए अब दूसरा समीकरण बनाना है तो दूसरा कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, 3 साल बाद, तो भाई 3 साल बाद पिताजी की उम्र क्या होगी, आफ्ताब भाई की उम्र क्या होगी, और 3 साल बाद उनकी पुत्री की उम्र क्या होगी, पहले लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, वर्तमान में x साल है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएंगे वर्ष। ठीक है, और पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, इनकी पुत्री की हो जाएगी y + 3। भाई इनमें 3 जुड़ेगा तो ये भी तो 3 साल बड़ी होगी। ऐसा थोड़ी है कि इनका 3 साल बढ़ेगा अब पुत्री हो या चुपचाप खड़ी रहेगी, नहीं भैया हम बड़े नहीं होंगे, हम उतने रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, ये पुत्री की उम्र भी तो बढ़ेगी। तो मान लीजिए पुत्री की उम्र भी कितनी होगी, y + 3 हो गई। अब कह ये रहा है कंडीशन में कि 3 साल बाद जब इन दोनों लोग को बराबर, इन लोगों को तौला जाएगा, x + 3 इधर y + 3। ठीक है, अब कह रहा है अब इस टाइम पे ये 3 गुना बड़े हैं। जब 3 साल इसमें आगे का देखा जा रहा है, अब ये 3 गुना बड़े हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके लैकनियों में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। लो भाई अब हो गया बराबर। ठीक है, अब जैसे यहां पे सवाल के लिए ये सही है। एक बार हम कोई फिल्म देख रहे थे, उसमें क्या था, क्या बोलते हैं कि शादी करना था। ठीक है, तो लड़के का जो उम्र था वो था 22 साल, 22 या कुछ ऐसे ही 26-26 साल था, 26 साल था मेरे ख्याल से। अब क्या हुआ कि लड़की नहीं मिल रही थी उसके उम्र का, लड़की चाहिए थी 24 साल की। तो एक लड़का क्या किया, जो ब्याह ढूंढने वाला था, वो क्या किया, 12-12 साल का 2 लड़की ढूंढ लाया। लो भैया कर लो शादी 2 लड़की से, दोनों मिला के 24 साल हो गई। तो ऐसा नहीं है, हम इनके केवल उम्र में 3 से गुणा कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ 3 गो लड़की ला के इनके बराबर किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा। इनके ये मान लीजिए एक संख्या है, संख्या में हम केवल 3 से गुणा कर रहे हैं। आप लोग यहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसको आगे पीछे करके, जैसे यहाँ एक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + 3, देखिए इसको पहले 3 से गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y + 9। ठीक है, अब सबको इधर कर लेते हैं। तो x - 3y + 3 - 9 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3y और ये -6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए। पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल होगा, कह रहा था 2 समीकरण बताइए, 2 समीकरण तो आप यहां बता दिए बड़े आराम से। अब कह रहा है इसको ग्राफ पे दिखाइए। ठीक है, तो ग्राफ पे दिखाने के लिए इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप लोग देख लिए होंगे। अब इसी को हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के और उस पर दिखा रहे हैं, कैसे दिखाया जाएगा। देखिए इसमें कैसे बनाते ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यदि आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बड़ा बढ़िया बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बना सकते हैं इसे मान के अंदाजे में। कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पेपर पे बनाइएगा आप जब भी घर पे बनाइएगा तो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं,
इस समीकरण 1 में पहले यक्स बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, हम इसको यहां हल भी करते जा रहे हैं। कहां हल करें? यहां हल करते हैं। चलिए यहां इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां पे हम इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से यक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक बार यक्स बराबर 0 रख लेते हैं। तो जब यक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 7y को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर 42 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 42/7 इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 है, तो इसको हम लोग इसमें कहां लेंगे ये बताओ। y बराबर 6 है, देखो यक्स बराबर हमने यहां पे 0 लिया है, तो ये जो यक्स की लाइन है, यक्स की लाइन यहां पे 0 लिया है, और y कितना आया है, 6 आया है। तो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉइंट हो गया जब हम यक्स बराबर 0 रखे हैं और y बराबर कितना आया, 6 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 6। ठीक है, पहले यक्स होता है फिर y होता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब y बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए यक्स बराबर 0 पे। अब यहां पे लिख दीजिए y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो यही हो जाएगा यक्स माइनस 7 गुणे 0 प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, तो ये इतना पार्ट तो 0 हो गया, क्या बच जाएगा, यक्स बराबर -42। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम 10 ही तक गिने हैं, आगे जाइएगा, आगे बढ़ाइएगा इसको तो कहीं आगे जाके यहां पे मान लीजिए 42 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 42 0 लेकिन -42। ठीक है, -42 और 0। अब क्या होगा, इसका यदि लाइन खींचना हो तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। यही कौन सी लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन, इस समीकरण की रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला जो समीकरण है इसका भी रेखा देख लेते हैं कहां पे खींचा जा रहा है भाई। ठीक है, देखो यक्स माइनस 3y-6 बराबर 0 है। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं यक्स माइनस क्या है, 3y-6 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक बार यक्स बराबर 0 रख लीजिए तो क्या मिलेगा हमको, ये तो 0 हो गया, क्या मिल गया, -3y-6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर -6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -6/3 इक्वल टू 2 सॉरी। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यक्स तो 0 हमने रख दिया था, y आ गया -2। इसी तरीके से इसमें यक्स बराबर जो 0 रखे हैं, अब y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यक्स -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर 6 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 0। देखो यक्स बराबर 6 है तो यक्स इधर रहता है, यक्स पहले रहता है, y बाद में होता है। इसमें हम क्या किए थे, यक्स बराबर इसमें क्या रखे थे, इसमें यक्स बराबर 0 रखे थे, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया था, 0 और -2 आया था। अब इसको भी इसमें दिखा दीजिए, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पहले इसको दिखाइए, 0 और -2, यक्स तो 0 है, y है -2 तो -2 ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला क्या है, 6 और 0, 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 है और 0, इसको मिला दीजिए, यही क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का ग्राफीय निरूपण कैसे किया गया ये आप लोगों ने देख लिया, इसको हमने विस्तार से समझाया, बड़े एकदम एक एक पॉइंट समझा के। आप लोग इसको क्या कीजिए कि एक लड़के की शिकायत ऐसी थी कि सर आप टाइम नहीं देते हैं, तुरंत मिटा देते हैं, तो चलिए हम टाइम दे दे रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला माने बैट तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, 3 बल्ला और 6 गेंद। देखो पहले नंबर हम एक मान लेते हैं, पहले माना एक बल्ले की कीमत
बराबर कितनी है, यक्स है। और दूसरा क्या मान लेते हैं, एक गेंद की कीमत बराबर वाई है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत यक्स है और एक गेंद की कीमत वाई है। अब क्या कह रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ला कितना उसका मूल्य हो जाएगा 3x अब प्लस 6y, 6 गेंद की कीमत हो गई 6y, आई दोनों को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 3900 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार कह रहा है दूसरा कंडीशन कि बाद में क्या कर रहा है, एक बैट यानी कि यक्स अब प्लस 3 गेंद यानी कि 3y, ये बराबर कितना आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 1300 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय रूप में हमको पहले व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में तो देखो व्यक्त हो चुका है, सीधे सीधे हम इतना ही मान लेते हैं, 3x और 6y इतना हो गया, ये बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो गया। अब इसको ग्राफी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए हम इतना बना लेते हैं, ये एक हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए समीकरण ए में एक बार क्या करते हैं, यक्स बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यक्स बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको बगल में लिख देते हैं, ये क्या था, यक्स प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब इसमें हम पहले देखते हैं, यक्स बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 0 रखेंगे तो 6y बराबर हो जाएगा 3900, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3900 बट्टा 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 650 हो गया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 650। अब देखिए इसमें y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो ये इतना 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3x बराबर 3900, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3900 बट्टा 3 बराबर 1300। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 13000, यक्स जो हमारा मान निकला यक्स यहाँ पे, y हमने 0 माना है तो y 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो हमारा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी हम इसको दिखा लेते हैं, पहले इसमें भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यक्स बराबर पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 1300, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 बट्टा 3, निकाला कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 1 0 33 433.33। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यक्स तो 0 है, y कितना है 433.33। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 रख दिए, अब क्या करना है y बराबर 0, तो क्या आ जाएगा y बराबर 0 में यक्स प्लस देखो 3y तो ये तो 0 हो गया, हाई इतना पार्ट तो 0 हो गया, क्या बचेगा यक्स बराबर 1300, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1300 0। ठीक है, अब देखो हमारा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको ग्राफी निरूपण करना होगा तो आपके पास 2 समीकरण होगा। एक बार क्या करना, पहले एक समीकरण को उठाना, इसमें एक बार x बराबर 0 रखना, y का मान निकल जाएगा, फिर y बराबर 0 रखना, x का मान निकल जाएगा, और इस तरीके से आपके पास 2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। इन दोनों को एक बार दिखा लेना, फिर यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इन दोनों को एक बार दिखा लेना और उनको मिला लेना। इस तरीके से आपका क्या होगा, 2 यहाँ पे रेखाएं मिल जाएंगी और उन दो रेखाएं वही क्या, उसी को क्या कहेंगे ग्राफीय निरूपण। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखो 1300 है और यहाँ 0 है, यहाँ पे 650 है 0 है, तो इसको 1 2 लिख के दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें इनको देखो, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको तुम लोग मान लेना, जैसे एक जो पॉइंट है ये मान लेना कितना है 100 है। ठीक है, ये 100 200 300 400 500 ऐसे करके है, तो इसको 13 और तक है तो और आगे तक बढ़ा लेते 2-3 ठो। ठीक है, देखो इसमें एक खाना बराबर कितना है, हमने 100 माना हुआ है।
अब इसको दिखाना है हमको, क्या है 0 और 650। तो 650 जीरो कहाँ आ जाएगा, जीरो तो यही पॉइंट हो गया, x बराबर 0 ये आ गया, और 650 कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 के बीच में ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट 1300 और 0 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया। इसको हम लोग मिला देंगे, ये जो समीकरण है इसका ये रेखा है, ये रेखा। ठीक है, इस पे आप लोग मन करे तो लिख भी दीजिएगा, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा। क्या इसको आप लोग यहां पे दिखा भी सकते हैं, ये है 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, ये और भी बेहतर होगा, दिखा दीजिए कि हम लोग ये जो रेखा लिखे हैं ये इसी लाइन का है। अब देखो इसका हमको दिखाना है, इसमें क्या है 433 और 0, तो क्या हो जाएगा 433 कहाँ आ गया 1 2 3 4, इसके एकदम थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और देखो 1300 और 0, 1300 0 तो यही आ गया। ठीक है, इसको मिला दीजिए, यही आपका क्या हो गया, इस समीकरण का नाम भी यहां लिख दीजिए, ये क्या है x + 3y बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका भी आपने ग्राफीय निरूपण कर दिया। ठीक है, अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है इसका हम बीज गणितीय निरूपण कर रहे हैं, ग्राफीय निरूपण भी सेम वैसे ही होगा, उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, बीज गणितीय निरूपण करके हम कर दे रहे हैं। देखो यार, इसके पहले हमने दिखाया था, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लिए होंगे, इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी देते नहीं है, हम भूल से उसको मिटा दिए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं सेव की कीमत बराबर कितना x और अंगूर की कीमत बराबर y। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है, 2 केजी सेव कितना हो जाएगा 2x, और कितना अंगूर है भैया 1 केजी अंगूर है प्लस y, तो बराबर कितना हो गया, ये देखिए सेव की कीमत क्या है, इतना रुपया प्रति केजी है, इतना रुपया प्रति केजी है, ये आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना देखो 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर की कीमत कितना दे रहा है भाई, ये दे रहा है 160 रुपया। ये आपका हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हो गया 1 महीने बाद 4 केजी सेव, 4 केजी का हो जाएगा 4x प्लस कितना केजी अंगूर है भैया 2 केजी अंगूर है, तो 2y बराबर कितना हो रहा है 300 रुपया हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसका जो है बीजगणितीय निरूपण आप लोग खुद से कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी कुछ समझ में आए, आप भी कुछ करना जाने, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।